हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रल क्या होता है, और हम लोग वेक्टर इंटीग्रल के टाइप्स भी देखेंगे और वेक्टर इंटीग्रल से सवाल कैसे पूछे जाते हैं हम लोग वो भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में। वेक्टर इंटीग्रेशन से हमें 3 प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला तो लीनियर वेक्टर इंटीग्रेशन होता है, सरफेस इंटीग्रेशन होता है और वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है। हम लोग इन तीनों के बारे में पहले जानते हैं, यानी कि हमसे यहाँ से 3 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, एक वेक्टर इंटीग्रेशन से और एक सरफेस इंटीग्रेशन से और एक वॉल्यूम इंटीग्रल से। पहले ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, फिर आगे जो इससे सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो वेक्टर इंटीग्रेशन होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा टाइप हम लोग चलिए यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या होता है लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर बात करें लाइन इंटीग्रेशन की तो यहाँ पे हम लेंथ का इंटीग्रेशन करते हैं, और सरफेस की बात करें तो यहाँ पे हम एरिया का इंटीग्रेशन करते हैं। यानी कि एरिया कहने का मतलब होता है जैसे कि कोई एरिया हुआ, इस एरिया के रिकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और लाइन सरफेस जैसे कि हम इस लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोग एक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए कभी भी हम लोग लाइन के बारे में बोलेंगे यानी कि हम लोग लेंथ का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, और सरफेस के बारे में अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे हम करने वाले हैं एक एरिया का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। और वॉल्यूम का तो आप पता ही है, वॉल्यूम में मतलब वॉल्यूम ही होता है, तो हम लोग वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो चलिए हम अगर बात करें लाइन इंटीग्रेशन की तो यहाँ कभी भी हम लाइन इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इस प्रकार से, ये हमारा लाइन इंटीग्रेशन सिंगल आता है। लाइन इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे एक ही आता है इंटीग्रेशन का जो होता है, ये हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन का इस पे लगाते हैं लाइन के लिए। और डबल इंटीग्रेशन कहीं भी आप लोगों को दिख जाए इस प्रकार से डबल इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रेशन होता है, यानी कि एरिया का इंटीग्रेशन हुआ है। और वॉल्यूम इंटीग्रेशन कभी भी आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे 3 इंटीग्रेशन वहाँ पे लगा हुआ दिखेगा। ये आप लोगों को समझ में आया। शॉर्टकट में ये आप लोगों को समझा कि अगर कहीं भी एक इंटीग्रेशन का आपको दिख जाए कि एक बार इंटीग्रेट हुआ है, यानी कि एक बार यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो होता है यहाँ पे लगाया गया है, तो उसके हम लोग लाइन इंटीग्रेशन समझेंगे। और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हमें 2 दिखेगा, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन में हमें 2 दिखेगा। फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 दिखता है। यानी कि अगर लाइन की बात करें तो हम लोग dx लाइन ले सकते हैं, और अगर सरफेस की बात करें तो ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसलिए हम लोग dx इंटू dx कर सकते हैं। और वॉल्यूम की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, इसीलिए हम लोग 3 यूज करते हैं। तो हम लोग चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि लाइन इंटीग्रेशन होता क्या है, यानी कि हम लोग जानेंगे पहले लाइन इंटीग्रेशन के बारे में। पहले इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है वो हम लोग जानते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लाइन इंटीग्रेशन होता क्या है, चलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन से इसको समझते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे कि क्या लिखा है लाइन इंटीग्रेशन का। तो हमने लाइन इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ये लिखा है, द इंटीग्रेशन ऑफ अ पॉइंट फंक्शन अलोंग अ कर्व इज नोन एज लाइन इंटीग्रेशन। यानी कि एक पॉइंट फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन जब करते हैं एक लाइन के रिस्पेक्ट में, यानी कि अलोंग अ कर्व, यानी कि एक कर्व के रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक कर्व है जो A से B तक जाता है, A से B तक जाता है, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, मतलब कि C हम लोग इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं। जब हम लोग इस कर्व के अलोंग एक पॉइंट फंक्शन का हम लोग, यानी कि एक पॉइंट का मान लेते हैं, यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं और इसके लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो हम होता क्या है यहाँ पे, तो पूरा इस लाइन का क्या होगा वैल्यू वो हमें पता चल जाता है। यानी कि एक पॉइंट का हम लोग लेते हैं इस कर्व के अलोंग, तो वहाँ पे हम लोग लाइन इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लोग चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, इस पे F फोर्स यहाँ से हम लोग लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो है डिस्प्लेस्ड होता है और यहाँ तक चला आता है। मान लेते हैं कि ये dx आगे बढ़ता है, ये क्या होता है dx आगे बढ़ता है, यानी कि फोर्स लग रहा है F और ये dx यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो रहा है, यानी कि विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें टोटल वर्क की तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे dx है। तो ये हो गया। अब हम लोग करते क्या है, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको पूरा,
तो ये हमारा पूरा यानी कि इस पर टोटल जो वर्क है वो हमारा निकल जाता है। तो ये हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ताकि एग्जाम में आए तो हम लोग इसको लिख पाएँ कैसे। तो एक एग्जाम्पल से हमने समझाने की कोशिश किया कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है। ज़रा सा इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा क्या है कि ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, इस पर कोई एक व्यक्ति है जो कि धक्का लगा रहा है, एफ फोर्स इस पर लगा रहा है, जो कि डी आर डिस्टेंस तय करके थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाता है। चलिए इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा बारीकी से आप लोग इसको देखेंगे कि इफ़ एफ बी द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यानी कि इस बॉडी पर एफ फोर्स अगर अप्लाई है एंड इट डिस्प्लेस्ड स्मॉल डिस्टेंस डी आर, और ये छोटा सा डिस्टेंस डी आर डिस्प्लेस्ड कर जाता है, देन द टोटल वर्क डन रिप्रेजेंट्स द लाइन इंटीग्रल, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में नोट डाल के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोट डालेंगे और लिखेंगे इसके बारे में कि लाइन इंटीग्रेशन होता क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्केलर फील्ड है। मान लेते हैं हम लोग लेट फाई बी द स्केलर फील्ड एंड हम लोग यहाँ पे ए वेक्टर इज बी द हम लोग यहाँ पे इसको वेक्टर फील्ड मान लेते हैं, वेक्टर फील्ड। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया है, तो एक स्केलर फील्ड में माना है और एक वेक्टर फील्ड में माना है। हम लोग इसके जरिए थोड़ा सा इस लाइन इंटीग्रल और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के मध्य डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि हमने डेफिनेशन से समझा कि लाइन इंटीग्रेशन होता क्या है। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं एक पॉइंट फंक्शन का एक कर्व के एलोन, तो उसे हम लोग लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नोट डाल के आप लिखेंगे, यहाँ इसके नीचे आप लोगों को लिखना है नोट डाल के यहाँ से जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमारे पास एक स्केलर फील्ड है और एक वेक्टर फील्ड है, यानी कि हम इसको गुणा कर सकते हैं। जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। तो हम लोग अभी लाइन इंटीग्रेशन का करने वाले हैं इस स्केलर फील्ड और इस वेक्टर फील्ड के अलोंग, और यहाँ पे हम लोग छोटा सा डिस्टेंस जो डी आर लेते हैं उसके अलोंग हम लोग करके देखते हैं कि क्या होता है। जब हम लोग करेंगे क्या, पहला पॉइंट देख के आप लोग लिखेंगे कि जब हम लोग करेंगे स्केलर फील्ड यानी कि फाई का गुणा करेंगे हम लोग एक डी आर, हम लोग छोटा सा एक वेक्टर लेते हैं डी आर, इस डी आर वेक्टर के साथ जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यानी कि एक वेक्टर के साथ एक स्केलर का हम लोग जब गुणा करते हैं तो सिंपल सा गुणा हो जाता है और जो भी आंसर आता है वो किस चीज़ में आता है। जब हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं तो इसको हम लोग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट छोटा सा पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो अगर हम लोग पूरे उस कर्व के अलोंग निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो उस पूरे कर्व के अलोंग निकल जाएगा। तो हमारा ये जो भी आंसर आएगा, मान लेते हैं इसका जो भी आंसर आता है वो क्या होगा, तो एक वेक्टर होगा। क्या होगा, एक वेक्टर होगा, ये एक वेक्टर होगा। आपने अगर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास एक वेक्टर फील्ड भी है जो कि ए वेक्टर है, अगर इस ए वेक्टर को हम लोग इस छोटे से डी आर वेक्टर के अलोंग गुणा करना चाहें तो हम दो प्रकार से गुणा करते हैं। जब भी करते हैं दो प्रकार से गुणा करते हैं, या तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं या फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि इस ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। चलिए हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब हम लोग एक बार इंटीग्रेशन का यहाँ पे जो दे रहे हैं, एक बार इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग लाइन इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे इसको जब हम लोग कोई भी आंसर आ जाए इसका, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करके निकालते हैं तो वो एक स्केलर होता है,
यानी कि कुछ भी आंसर आ जाए वो स्केलर ही होगा, कुछ भी हो जाए स्केलर ही होगा, वो वेक्टर हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमने ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है उसमें देखा है कि हम लोग कैसे डॉट प्रोडक्ट भी करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट भी करते थे, हमारे पास आंसर जब भी डॉट प्रोडक्ट हमने कहीं कहीं भी किया डॉट प्रोडक्ट, हमारा आंसर स्केलर ही आता है। और हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो उसका जब भी आंसर आता है तो वेक्टर में आता है, जो भी आंसर आ जाए वो वेक्टर में आएगा। तो ये आप लोगों को बात याद रखनी है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सरफेस इंटीग्रल के बारे में जानते हैं। ये जो हमने लिखा ये था हमारा लाइन इंटीग्रल। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल के बारे में जानेंगे। यहाँ तक आप नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लेने के बाद एक छोटा सा पॉइंट है उसको लिख लेंगे कि यदि हम क्या देखते हैं, सरफेस अगर हम लोग एक कर्व के अलोंग करते हैं तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग उसको इंटीग्रेशन का जो होता है डिनोट करते हैं इस प्रकार से। लेकिन यदि हम लोग एक क्लोज लूप के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन जब भी करते हैं उसमें इस प्रकार से क्लोज सरफेस इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं उसमें कि हम लोग एक क्लोज सरफेस के अलोंग हम लोग इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये हम लोग कब दिखाते हैं, जब गॉसियन सरफेस पे हम लोग बात करते हैं। गॉस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उसमें हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इस प्रकार से उसको दिखाते हैं इंटीग्रेट करके। तो इस बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इसके नीचे आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा लिखेंगे। इफ़ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज क्लोज्ड कर्व देन लाइन इंटीग्रेशन शुड बी रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे हमने देखिए लिखा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अगर ये जो इंटीग्रेशन होगा ये 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो ग्रेडियंट ऑफ फाई के बराबर हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई भी हमने पढ़ा है कि ग्रेडियंट कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जब इसका 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ये ग्रेडियंट ऑफ फाई के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं, हमने देखा क्या, तो लाइन सरफेस देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्लोज्ड सरफेस, यानी कि अब हम लोग देखने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। हमने देखा लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, अब देखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है। सरफेस इंटीग्रेशन को आप एरिया इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोग इसमें एरिया के बारे में ही बात करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा जो कि सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस एस है। अब मान लेते हैं हम इसको एक छोटे छोटे पॉइंट में, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट में बांट देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक छोटा एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है जो कि हम लोग डी एस वेक्टर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास डी एस वेक्टर क्या है, तो इस एस यानी कि इस सरफेस के एक छोटे से पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक छोटे से पार्ट के बारे में बात करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस एस है। हम लोग इस बात को कैसे लिखेंगे यहाँ पे आप नोट करते जाएंगे। तो चलिए इस छोटे से डेफिनेशन को आप लिखेंगे कि लेट एस बी द एनी सरफेस। हमने यहाँ पे माना है कि एस एक सरफेस है डिवाइडेड इनटू इन्फानाइट स्मॉल एलिमेंट्स, जो कि इन्फानाइट स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड हमने किया है, और ईच ऑफ विच में बी रिप्रेजेंटेड एज डी एस वेक्टर, जिसका कि प्रत्येक एलिमेंट को हम डी एस वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद चलिए हम लोग अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्केलर फील्ड है जो कि फाई है और एक वेक्टर फील्ड है जो कि ए वेक्टर है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका हम करने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल हम लोग करेंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 बार हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो होता है यहाँ पे 2 बार हम लोग कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 बार इसको इंटीग्रेट दिखा रहे हैं कि इसमें 2 इंटीग्रेशन का जो चिन्ह है वो लगा हुआ है। चलिए इससे हम लोग दिखाते हैं कि ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन है। यहाँ पर हमको सेम मिलेगा, हम लोग जब फाई के साथ यानी कि एक स्केलर फील्ड के साथ एक वेक्टर फील्ड जो कि हमने यहाँ पे डी एस वेक्टर लिया है, हम लोग डी एस वेक्टर का जब हम लोग करेंगे स्केलर फील्ड के साथ गुना, तो जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा वेक्टर होगा। उसके बाद जब हम लोग इसको एक वेक्टर फील्ड के साथ एक वेक्टर के फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी आंसर आता है वो हमारा स्केलर आता है। यानी कि ये जो भी इसका इंटीग्रेट करके हम लोग आंसर लाएंगे वो हमारा किस में होगा, तो स्केलर में होगा। और अगर बात करें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने की, तो क्रॉस हम लोग जब करते हैं
तो हमारा जो भी आंसर आता है वो वेक्टर आता है। तो चलिए हमने यहाँ पे डी एस वेक्टर कहाँ से लिया ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे डी एस वेक्टर हमने लिया है इसके प्रत्येक छोटे से एलिमेंट के लिए जो कि इन्फानाइट डिवाइड हुआ है, यानी कि इन्फानाइट हम लोग इसको डिवाइड कर दिए हैं छोटे छोटे पार्ट में, उसको हम लोग डी एस वेक्टर बोल दिए हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, एक सरफेस इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे किया है। जब हमने देखा स्केलर फील्ड के साथ हम लोग गुणा करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो वेक्टर में आता है। ये हमने पहले भी देखा था। हमने बस यहाँ किया क्या है, एक छोटे से पॉइंट के लिए हमने इसको पहले गुणा किया, फिर हमने उसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, तो क्या हुआ, इस पूरे सरफेस का जो होगा वैल्यू वो हमें पता चल जाएगा। यानी कि एक छोटे से पॉइंट हमने जो डी एस वेक्टर लिया है, कहीं भी आप ले सकते हैं, इसको जब हम निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो उसके लिए हमारे पूरे सरफेस का जो आंसर होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो बस इतना ही था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा सरफेस इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। चलिए इस बारे में जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा इस पर जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वॉल्यूम भी है। मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट भी बी द वॉल्यूम। हमारे पास एक वॉल्यूम है जो कि भी है। अब हम करेंगे क्या, डिवाइडेड विच डिवाइडेड इनटू इनफानाइट स्मॉल एलिमेंट, इनफानाइट स्मॉल एलिमेंट्स, जो कि इन्फानाइट स्मॉल एलिमेंट्स में, जैसे कि हमने देखा था सरफेस इंटीग्रेशन में, सेम हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में भी देखेंगे। हमारे पास एक वॉल्यूम भी है जो कि इन्फानाइट पार्ट में डिवाइड किया गया, इन्फानाइट स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। और विच मे बी रिप्रेजेंटेड एज डी भी। हम लोग इसको डी भी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या माना है कि मान लेते हैं हमारे पास एक वॉल्यूम भी है, जैसे कि हमने देखा था एक सरफेस एस था, यहाँ पे वॉल्यूम भी है और उसको हमने इन्फानाइट एलिमेंट्स में तोड़ रखा है, यानी कि डिवाइड कर रखा है, जिसको हम लोग डी भी से डिनोट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अब इसको यहाँ पे जानते हैं कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग डी भी की, तो यहाँ पे देखिए हम एक स्केलर फील्ड लेते हैं, एक वेक्टर फील्ड लेते हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ये वेक्टर नहीं है, वॉल्यूम वेक्टर नहीं है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का देखेंगे तो आप सरफेस होता है, वॉल्यूम का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास ये अगर हम निकालें, इसका हम लोग वॉल्यूम निकालना चाहें, ये मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, इसका हम लोग वॉल्यूम निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें इस वॉल्यूम के जो एरिया वेक्टर जैसे कि होते हैं, वॉल्यूम का भी एरिया वेक्टर होना चाहिए, तो कैसे होगा। तो हम लोग इस वाले ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले का ऊपर होगा, तो ये तो सरफेस का हो जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम का थोड़ी हो रहा है, ये इस सरफेस का हो रहा है, ऊपर वाले सरफेस का। उसी तरह से हम लोग इस साइड वाले सरफेस की बात करें तो इसका हम लोग वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर, वो इधर हो जाएगा। तो हम लोग सरफेस का एरिया वेक्टर देख रहे हैं, यानी कि सरफेस का जो होता है वेक्टर होता है, लेकिन वॉल्यूम का वेक्टर नहीं होता है। हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वॉल्यूम है भी, जिसके कि हमने छोटे छोटे पार्ट निकाल रखे हैं, जिसको हम लोग डी भी बोल सकते हैं, और उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी भी, तो डी भी यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं डी भी हम लोग निकालने वाले हैं। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं एक करके। पहली बात तो हमारे पास एक स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड जो कि फाई है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे अगर बात करें डी भी की, तो ये भी वेक्टर नहीं है, ये क्या है, तो ये भी एक स्केलर ही आप बोल सकते हैं, ये भी एक स्केलर ही है। यानी कि एक स्केलर का हम लोग स्केलर के साथ जब गुणा करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो तो स्केलर ही होगा, ये स्केलर ही होगा, और इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो जो भी आएगा वो स्केलर में ही आ जाएगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से
तीन इंटीग्रेशन दिखाएंगे यहाँ पे। तीन इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं और वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, इसीलिए हम लोग ये लेंथ के लिए होता है, ये सरफेस के लिए होता है और ये वॉल्यूम के लिए होता है। यानी कि एक हम लोग दे रहे हैं तो वो हम लेंथ के लिए दे रहे हैं, दो दे रहे हैं यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, दो हम लोग दे रहे हैं लेंथ के लिए और ये सरफेस के लिए। क्योंकि एक हम लोग लिखेंगे यानी कि हम लोग लेंथ के अलोंग हम लोग कर रहे हैं और दो दे रहे हैं यानी कि हम एक सरफेस के अलोंग निकाल रहे हैं और तीन दे रहे हैं, इसका मतलब हम लोग वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं। तो बात यहाँ पे आप लोगों को समझनी होगी कि अगर हम लोग एक यहाँ पे दे रहे हैं तो ये लाइन के लिए हो जाएगा, दो दे रहे हैं ये तो सरफेस के लिए हो जाएगा और तीन यहाँ पे दे रहे हैं तो ये हमारा वॉल्यूम के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने समझा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है। ये ए वेक्टर है, इसको हम लोग डी वी, जो कि हमारे पास एक स्केलर फील्ड है, डी वी के साथ हम लोग वेक्टर के साथ एक स्केलर को गुणा कर सकते हैं। तो हम लोग इसको भी गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आएगा ये वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं तीसरा, तो हमारे पास तीसरा का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास देखें अगर तो ये हमारे पास ए वेक्टर तो है लेकिन ये डी भी जो है ये वेक्टर नहीं है, इसीलिए हम लोग आगे इसको गुणा नहीं करेंगे। आगे हम लोग वेक्टर इंटू वेक्टर कर सकते हैं, यानी कि दो वेक्टर को तो हम गुणा कर सकते हैं। जब दो वेक्टर को हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएगा, एक डॉट करने का और एक क्रॉस करने का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बात करें तो एक तो वेक्टर है लेकिन एक हमारे पास स्केलर है, यानी कि वेक्टर और स्केलर को हमने गुणा कर दिया। लेकिन आगे हमारे पास कोई चांस नहीं है क्योंकि ये हमारे पास जो है ये स्केलर फील्ड होता है वॉल्यूम। तो चलिए यहाँ तक जो कुछ भी बताया ये आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए हमने क्या सीखा अभी कि लाइन इंटीग्रेशन होता क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है और वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होता है। कभी भी अगर आप लोगों को इस प्रकार से एक इंटीग्रेशन का जो चिन्ह होता है वो आप लोगों को देखने को मिले, इसका मतलब क्या समझेंगे कि वो लाइन इंटीग्रेशन हुआ है। कभी भी आपको दो इंटीग्रेशन का चिन्ह दिख जाए एक साथ तो उसको हम लोग बोलेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन हुआ है, लेकिन अगर तीन दिख जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन हुआ है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ तक क्या समझे, लाइन इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के आने वाले सारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।